लगता था कि मन में एक दिन मैं भी यहाँ पर पहुँचूंगी, ऐसा कुछ? हाँ, लगता तो ज़रूर था मन में हमेशा से। मैं जब स्कूल में थी तो मम्मी मुझे मार मार के अच्छे से पढ़ाती थी। अगर हाथों के दर्द का आपने पूछा तो 6 घंटे लिखने पड़ते थे एक दिन में। अच्छा। तो मुझे याद है मैं अभी जाती थी और लिख के आती थी एग्जाम हॉल से। फिर मैं ऐसे हाथ लेके ऐसे साइड में बैठ जाती थी और मेरी मम्मी जो है हाथ ऐसे सेकती थी। तो एस्पिरेंट नाम से एक सीरीज भी है जी। सबसे अच्छा सपोर्ट तो चैट जीपीटी कहूँगी मैं, क्योंकि अभी तो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। टाइम भी शायद इसीलिए ऐसा इतना लग गया क्योंकि मैं 1 साल तो फिगर आउट ही कर रही थी कि पढ़ना कैसे है। संघर्ष जितना लंबा हो, सफलता की खुशी उतनी ही ज़्यादा होती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। लगातार आप लोगों के साथ मैं इंटरव्यूज़ लाते रहता हूं और इस बार भिलाई की बेटी कनक ने CGPSC 2024 में बहुत ही अच्छा रैंक 41वां रैंक हासिल किया है। उनकी जो सफलता की कहानी है आज उनसे बातचीत करके हम जानेंगे। कनक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की ओर से, हमारे चैनल के दर्शक हैं उनकी ओर से, और आपको बधाई देते हैं, साथ में हमारे चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। तो शुरुआत तो आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे आपने ये सोचा कि मुझे इसमें ये बड़ा एग्ज़ाम है, इसके लिए इसमें उतरना है, ये कहीं ना कहीं एक जंग की तरह होती है, इसमें मुझे उतरना है और जीतना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। शुरुआत तो ऐसे हुई थी सर कि मैं पहले 2018 से 21 तक मैंने ABB इंडिया लिमिटेड बैंगलोर में एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर में काम कर रही थी। वहाँ पे काम के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने क्षेत्र में वापस लौट के काम करना चाहिए। और कोविड के दौरान मैंने देखा कि जब मैं यहाँ वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ आसपास जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस सर्विसेज हैं, मेडिकल की टीम है, वो काफ़ी लोगों से जुड़कर कार्य कर पा रही थी। तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। साथ ही साथ एक ये भी था कि घर पे रह के अपने माता पिता का भी, मैं घर के आसपास रह के अपने माता पिता का भी मैं बेहतर ध्यान रख पाऊंगी। तो इसलिए सर फिर मैंने यहाँ ये प्रेपरेशन शुरू की। तो ये कौन से अटेम्प्ट में आपने ये चीज़ें अभी हासिल की है? जी, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा। मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा था, मेरा ये फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था और उसमें ही अच्छी रैंक मिल गई। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। तो कहीं ना कहीं तो एक कैसे आप जुड़े थे कॉलेज के दिनों में, आप सिविल सर्वेंट को लेकर के आपकी क्या सोच रही थी उस टाइम पे, जब आपने अपने कॉलेज के दिनों की अगर मैं बात आपसे जानना चाहूँ तो? मैंने कॉलेज जो है यहाँ से नहीं किया था। मेरे कॉलेज जो है मैंने SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से की है। ठीक है। तो उस समय तो ऐसा था करके कि मैं टेक्निकल पे ही ज़्यादा ध्यान देती थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में कि कैसे पढ़ना होता है, क्या कार्य होते हैं। धीरे धीरे जब मैं जैसे कॉलेज वहाँ के, क्योंकि मेरा पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड था और मेरा जॉब भी कुछ टेक्निकल ही रहा, तो वहाँ पर उतना समझ नहीं पाई थी मैं। लेकिन मैंने कोविड के दौरान जब मैंने देखा और न्यूज़पेपर में पढ़ती थी कि ऐसे ऐसे कार्य होते हैं या ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, उसे देखकर मैं प्रभावित हुई। फिर उसके बारे में मैंने रिसर्च किया कि अच्छा क्या क्या जॉब होते हैं, कैसे कैसे होता है। CGPSC के बारे में पता चला। फिर वहाँ से सर धीरे धीरे मुझे इसके बारे में और जानकारी पता चली। तो आपका अगर मैं तैयारी का ये जानना चाहूँ कि आपने सेल्फ से स्टडी की है या कोचिंग के द्वारा क्या किया है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मोस्टली मेरी प्रेपरेशन जो है सेल्फ प्रेपरेशन ही रही है। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए क्रैश कोर्स किया था पटेल ट्यूटोरियल से। जैसे कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो मुझे फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए सर मैं वो सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ से थोड़ा रेफ़र कर लिया था कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई उन सब्जेक्ट्स की। फिर घर पर बैठ के उनके नोट्स बनाए और नोट्स को अच्छे से तैयार किया, पढ़ा, समझा और फिर उनको अच्छे से याद करके फिर एग्ज़ाम दिया। तो जैसे अक्सर हम जब इंटरव्यूज़ देखते हैं दूसरों के, जो जब आप देखती रहती होंगी अपने समय में जब तैयारी कर रही हैं, दिन भर एक अलग स्केड्यूल आप बनाते हैं, अलग चीज़ें, आपका दिनचर्या पूरी अलग रहती है उस टाइम पे जब आप फोकस रहते हैं स्टडी को लेकर के। तो आप अगर लगातार पढ़ रहे हैं, उस दौरान पे आप इंटरव्यूज़ देखते थे कि कोई जिसका चयन हो गया है वो इंटरव्यू दे रहा है, तो क्या लगता था कि मन में एक दिन मैं भी यहाँ पर पहुँचूँगी, ऐसा कुछ? हाँ, लगता तो ज़रूर था, मन में हमेशा से एक था और कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन आज पूरा हुआ है। मैं इंटरव्यू देखती थी क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो है इंटरव्यू के माध्यम से ही सीखने मिला। टॉपर्स के इंटरव्यू देखने से बहुत कुछ समझ आता है, एक रियलिस्टिक आपको व्यू मिलती है कि एक एस्पिरेंट जो है एस्पिरेंट से अचीवर कैसे बनता है। और उनकी पूरी जर्नी देख के मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ और करना चाहूँगी। तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। मैं भी देखा करती थी, स्पेशली इन माई डाउन फेज, जब भी लगता था
करके कि अच्छा क्या हो रहा है, हो पाएगा कि नहीं, जॉब छोड़ के सही किया कि नहीं। तो काफ़ी एस्पिरेंट्स है जिन्होंने जॉब छोड़कर एग्जाम क्लियर किया। जॉब छोड़ना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो मैं उसको देख के मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता था और फिर से एक अपलिफ्टमेंट मिलती थी। तो जॉब छोड़ के करीबन कितने सालों का ब्रेक आपको हो गया फिर? मैंने सर 2021 में जॉब छोड़ा था, अराउंड जुलाई अगस्त में। और तो अभी 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। मतलब कहीं ना कहीं बीच में ऐसे फेज भी आते होंगे, अरे जॉब छोड़ भी दी है आपने, वापस जॉब पाना इतना मुश्किल है आज के डेट में, उसके बावजूद आप प्रिपरेशन में लगातार कर रही थी, तो उस दौर कहीं ना कहीं वो रहता है कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया। जी बिल्कुल। तो इस दौरान फैमिली का क्या फेस था, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? जी जॉब मैंने जब छोड़ा था और करी थी, मैंने एक्चुअली जॉब जब छोड़ा था तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, मुझे ऐसा लगा था 1-2 साल में ही हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि मेरे शुरू से एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं। तो जब 1-2 साल में नहीं हुआ तो मन में डाउट पैदा होना शुरू हो गया कि अरे नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा बोला कि नहीं तुम कर लोगी। और आसपास के जो फ्रेंड्स थे उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। अभी आपने फ्रेंड्स का जिक्र किया, फैमिली का जिक्र किया, तो ये जो रिजल्ट आने के बाद उनके मन में क्या लड्डू फूट रहे हैं, क्या कुछ तरीके से वो लोग जाहिर कर रहे हैं चीज़ों को? फ्रेंड्स स्टोरी स्टेटस लगा रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। सब काफ़ी खुश हैं और मम्मी पापा भी अभी काफ़ी खुश और प्राउड फील कर रहे हैं। पापा भी वहीं पीछे बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो हाँ, वो काफ़ी प्राउड मोमेंट है सबके लिए, और सबके चेहरे पे एक रिलैक्सेशन भी है क्योंकि 4 साल का स्ट्रगल था, अब कहीं ना कहीं वो पूरा हो कहीं ना कहीं भिलाई के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। जिस पोजीशन पर आप जाएंगी और जो अपना कार्यभार आपको मिलेगा उसको निर्वाह करेंगी, तो भिलाई के लिए भी एक प्राउड मोमेंट रहेगा। मैं आगे आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने एस्पिरेंट का जिक्र किया है, तो एस्पिरेंट नाम से एक सीरीज़ भी है, क्या आपने उसे फॉलो किया? क्योंकि अधिकतर जो इस प्रिपरेशन में रहते हैं वो उसको फॉलो ज़रूर करते हैं। जी, आई थिंक ये सीरीज़ 2021 में ही आई थी। बिल्कुल बिल्कुल 2021 में आई थी और तब मैं जॉब करती थी। अच्छा। और मेरे मन में ये डिलेमा चल रहा था कि जॉब छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, क्योंकि अच्छी खासी जॉब लग गई थी, सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। सैटरडे संडे पे एक छुट्टी रहती थी, थोड़ी पार्टी कर ली, थोड़ा एंजॉय कर लिया। और एस्पिरेंट लाइफ में आना वहाँ पे बहुत ही ये था कि अच्छा पूरे टाइम पढ़ना पड़ेगा, पूरे टाइम ये पार्टी वार्टी बंद करनी पड़ेगी, अब हर महीने सैलरी नहीं आएगी, एक बेसिक लाइफ जीनी पड़ेगी। तो काफ़ी बिग डिसीजन था। तो उस समय आए थे एस्पिरेंट सीरीज, तो मैंने देखा था, उसमें भी यही था कि जो मेन एक्टर रहता है वो अपने लास्ट अटेम्प्ट के लिए जॉब छोड़ करके फिर वो भागते हुए जाते हैं और फिर उनका हो जाता है। तो कुछ ऐसी फीलिंग मेरी भी है। वो भी जॉब छोड़ के आए रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आपका जॉब का फेस क्या था, कहाँ पर जॉब था और कैसा वहाँ का वर्क कल्चर था, उसको फिर छोड़ के आना, वहाँ के भी कुछ लोग क्या आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं उसके बारे में? जी जी जी। मेरा जॉब जैसे कि वहाँ पे था, तो मेरा जॉब ऐसा था, ऑटोमेशन इंजीनियर के पद पर थी मैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे, IOCL के प्रोजेक्ट्स मैंने किए, एशियन पेंट्स के प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट था, सेफ्टी थी। बैंगलोर इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत कूल रहता है, तो अच्छा था। और वहाँ के जितने भी मेरे कॉलीग्स थे उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, और कहीं ना कहीं वो जो भी मैंने वहाँ पे सीखा वो मुझे यहाँ भी काम आया। क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो 9 से 10 में 9 बजे या 10 बजे से 5-6 बजे तक की टाइमिंग्स रहती, तो मेरा सिटिंग ऑलरेडी फिक्स था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आती थी तो मैं घर में भी बैठ के उतने टाइम पढ़ लेती थी, क्योंकि ऑफिस में भी बैठने की आदत थी। और जहाँ वो आपके कॉलीग्स की आपने बात की, फ्रेंड्स की बात की, तो सब जुड़े हुए थे, सब पूछते रहते थे लगातार, और एक ना एक बैकअप ऑप्शन खोल के रखा था। और मेरे माइंड में टेंशन फ्री था कि चलो कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा तो यहाँ वापस आके काम कर लेना। तो वो भी था। सारे मेरे मैनेजर से मैं कनेक्टेड थी, और मेरे जो दोस्त थे वो भी समय समय पर मुझे मैसेज करते रहते थे। मतलब सपोर्ट वहाँ से भी सपोर्ट था जी। तो ये कहीं ना कहीं जब चारों तरफ से एक आपको क्या बोलते सपोर्ट का सिस्टम मिला हुआ था, फ्रेंड की तरफ से अलग, फैमिली की तरफ से, अब जहाँ आपने जॉब छोड़ा वहाँ से भी था, तो वो उसने आपको हेल्प किया ही होगा इस दौरान जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें तो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अब जैसा कि आपने बताया कि जो फिलॉसफी हो गई या इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो आपने उसको कैसे हल निकाला? आपने बताया कि क्रैश कोर्सेज की हैं, लेकिन इसके अलावा और कहीं तरफ से कुछ सपोर्ट मिला हो? जी, सबसे अच्छा सपोर्ट तो चैट GPT कहूँगी मैं, क्योंकि अभी तो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। आप ऑनलाइन कुछ भी टाइप करिए, एक टॉपिक टाइप करिए, वो आपको टॉपिक के बारे में डिटेल में समझा देंगे। अगर आपको डाउट है, अगर आप उसमें लिखेंगे कि मुझे ये लाइन समझ नहीं आ रही, तो वो लाइन भी आपको वो डिटेल में समझा देंगे। तो यूज़ टेक्नोलॉजी, मेरा बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, तो आई न्यू हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी।
तो मैंने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया, यूट्यूब मतलब का एआई उपयोग का ये किया। जो ज़माना है जी, उसका फ़ायदा आपने अच्छे से लिया है। बिल्कुल एआई जो है हर फील्ड में काम आता है, तो बिल्कुल। मैंने भी उसका भरपूर उपयोग किया। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये तो हो गई कॉलेज की बात हमने कर ली, जॉब की बात कर ली, अब लेकिन एक जो अभी जो व्यक्ति है उसके जीवन में उसका जो बचपन है उसका बहुत ही अहम रोल होता है। तो आपको मैं आपके बचपन के दिनों की याद में ले जाना चाहूँगा। आपका क्या था बचपन का फेज़, उसको अगर बताना चाहें। जी, बचपन का फेज़ ऐसा था मेरा कि मैं जब स्कूल में थी तो मम्मी मुझे मार मार के अच्छे से पढ़ाती थी। स्कूलिंग और कहाँ हुई आपकी? स्कूलिंग हुई थी मेरी बीएसपी ईएमएमएस पहले सेक्टर 4 में, उसके बाद मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 में पढ़ाई की ओके, तो वहाँ का है ये जी जी। तो ऐसा था कि मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर्स हैं, तो उनका हमेशा यही फोकस रहता था जो कर रहे हो अच्छे से करो। बिल्कुल। तो क्लास 1 में थी तो क्लास 1 में टॉप करना है, क्लास 2 में थी तो अच्छे से पढ़ो, क्लास 2 में टॉप करना है। तो गोल हमेशा छोटा रहा मेरा, हाँ। कि जब जो कर रही हूँ उसे बेहतर तरीके से करूँ, उसमें सबसे बेस्ट करूँ। और यही करते करते मैं आगे आई। फिर जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में भी यही था कि अच्छे से करूँ, तो वहाँ भी अच्छे से मैंने किया तो जॉब लग गया। जॉब में गई तो लगा वहाँ जॉब में भी अच्छे से किया तो वहाँ पे भी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल गए। अच्छा। तो जो कि अच्छे से किया, और यहाँ पे भी यही कोशिश रही करके कि अब इस फील्ड में घुसी हूँ तो ये भी अच्छे से करूँ, और आगे जो भी मैं प्रशासनिक फील्ड में जाऊँगी तो मेरा नेक्स्ट गोल यही रहेगा करके कि मैं वहाँ पे भी अच्छे से काम करूँ और सबसे बेस्ट करूँ। मतलब अगर आपको अगर कोई चीज़ अचीव करना है तो उसमें आप 100% दीजिए, जी, तो बिल्कुल। आपको अगला स्टेप मिलते बिल्कुल, चले जाएगा। बिल्कुल 100%। तो बचपन से ही आप, जैसे कि आपने बताया कि एकेडमिक्स में आप बहुत ही अच्छी रहीं, शरारत में कैसी थी ये बताइए। शरारत तो मम्मी बता पाएगी। शरारत तो था, मतलब मतलब मुझे फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ प्लानिंग करना, कुछ ऐसा? हाँ, मुझे याद है, मुझे थोड़े पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे थोड़े बोरिंग से लगते थे। नींद भी आती होगी क्लास में। मैं शुरू से मैथ्स साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे मैथ्स और साइंस में मज़ा आता था। बाकी के सब्जेक्ट्स में मैं पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, या फिर धीरे से कुछ और पढ़ने लगा, कुछ और। तो उस समय मुझे उन सब्जेक्ट्स के लिए मम्मी से काफ़ी डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। और जब मेरा याद है, मुझे मेरा 10th खत्म हुआ था तो मैं बहुत खुश हुई थी कि अब दोबारा कभी ये पढ़ूंगी नहीं। अब सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे, साइंस और मैथ्स रहेगा। लेकिन अभी लाइफ ऐसा हुआ कि मैं घूम फिर के वहीं आई और मुझे वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े। जिससे भागना चाह रहे थे, जिससे भागा मैंने, मुझे वही पकड़ा और उन्हीं सब्जेक्ट्स ने आपको पकड़ा और आज एक अलग पोजीशन पे और उन्हीं आप हैं। सब्जेक्ट्स ने मुझे आज पढ़ी हूँ, मैं उनको समझा। उस समय क्या होता था कि सब्जेक्ट्स का मैं उतने अच्छे से समझ नहीं पाती थी, बट अभी जैसे मैंने पढ़ा उस समय ज़्यादा दिमाग रहता था कि याद करना है। हाँ। बट अभी जो मैं प्रिपरेशन की उसमें मुझे समझ आया ये सब्जेक्ट्स याद करने की नहीं होते, ये सब्जेक्ट्स आपके समाज से जुड़े होते हैं। आप इनको अगर याद करने की जगह समझेंगे तो आप बेहतर जो है समझ भी पाएंगे और बेहतर उत्तर लिख पाएंगे, जो मेरी मेंस आंसर राइटिंग में भी मुझे काम आया। तो आंसर राइटिंग की आपने बात करी है, जी। तो जब आप मेंस में जाते हैं तो मैंने सुना है काफ़ी पेजेस भरने पड़ते हैं, तो हाथों की दर्द के लिए क्या उपाय था? कितनी बार आपने लिख लिख के पहले प्रैक्टिस की है? प्रैक्टिस तो मैं करती थी, प्रैक्टिस मैंने डेली किया। मेरा क्या है, प्रीलिम्स नहीं निकल पाता था, तो लास्ट ईयर प्रीलिम्स जब नहीं निकला तो मेरा ऐसा रहता था कि नेक्स्ट मेंस ही करना है। तो मैंने साल भर मेंस आंसर राइटिंग की थी लास्ट ईयर भी। और उसके बाद फिर अगर हाथों के दर्द का आपने पूछा तो 6 घंटे लिखने पड़ते थे एक दिन में। अच्छा। तो मुझे याद है, मैं अभी जाती थी और लिख के आती थी एग्जाम हॉल से। फिर मैं ऐसे हाथ लेके ऐसे साइड में बैठ जाती थी और मेरी मम्मी जो है हाथ ऐसे सेकती थी। थोड़ी देर मम्मी, कभी पापा सेक रहे, मम्मी सेक रहे, और इस हाथ से मैं पढ़ते रहती थी क्योंकि दूसरे दिन फिर 9 बजे एग्जाम रहता था। तो आयोडेक्स लगा के हाथ में स्प्रे मार के किया है। वो अपने आप में एक स्ट्रगल रहता है, क्योंकि लिखने से लगातार यहाँ पर एक सुन्न सा भी पड़ जाता है। सुन्न सा पड़ जाता था और हाथ मेरा, मुझे याद है, ऐसा हो गया था 4 दिन के एग्जाम के बाद। लेकिन वो कठिन परिश्रम और वो जो मेहनत का फल आपको मिला है। बातचीत करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी इंस्पिरेशन की स्टोरी जो है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, जो आगे अपने आप को देख रहे हैं कि वो अगले साल जो होगा उसको पास कर पाएँ, आगे जा कर के वो भी CGPSC का जो है उसको क्रैक करें। ये कहानी आपकी शायद लोगों तक पहुँचे। कुछ टिप्स मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो क्या टिप्स उनको आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? जी, जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, पहला तो मैं उनको ये टिप देना चाहूँगी कि आप सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करिए। आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए, आपको आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट्स के नोट्स अच्छे से बने हुए होने चाहिए। हो सके तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए क्योंकि वो आपके रिविजन में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको अच्छे से एनालाइज करिए, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। मैं
ये जो टिप्स है चाहूँगा कि लोग इसको अच्छे से अगर फॉलो करें, आपके लिए कहीं ना कहीं काम आएंगी। आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हुए ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि शॉर्ट्स नोट्स बनाएं और इस तरीके की चीज़ों को, तो ये क्या आपने पहले ही साल में ये जान लिया था कि ये दूसरे अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट में ये चीज़ें सीखती गई आप? हाँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था सिविल सर्विसेज में। अभी यहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड्स या फैमिली इनका हाँ। कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जहाँ से मुझे ये पता चल सके। तो मुझे एक्चुअली टाइम भी शायद इसीलिए ऐसा इतना लग गया, क्योंकि मैं 1 साल तो फिगर आउट ही कर रही थी कि पढ़ना कैसे है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी समय लग गया उसमें फिगर आउट करने में। तो होपफुली अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं तो मैं चाहूँगी कि आपको उतना समय ना लगे। वीडियो देख के कुछ मैं बातें बताना चाहूँगी, जैसे कि आपको जो है नोट्स बनाना है। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप अपने मेंस पे ज़्यादा फोकस करिए। नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स भी आपको ऐसे बनाने हैं कि आपके नोट्स 2-3 फेजेस में बनेंगे। तो जो आपका पहले फेज का नोट्स बनेगा, जो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो नोट्स बनाई हैं, मे बी वो एक टॉपिक के नोट्स आपके 8-10 पेज के जाएंगे, तो वो बनेगा। फिर सेकंड फेज ऑफ नोट्स जो आपके बनते हैं वो शॉर्ट बनते हैं कि इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जब वो PYQs आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक से मेन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस फॉर्मेट में फिर एक सेकंड नोट्स बनाइए। और फिर तीसरा फेज नोट्स का ऐसा हो जाता है कि आपको रिवीजन के लिए बनाना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई टॉपिक पूछा है तो आपके मेन उसके आप कीवर्ड्स लिख लें कि आप वो बस कीवर्ड याद करें, तो आपको वो पूरा टॉपिक का रिवीजन हो जाए। तो ऐसे करते करते जो होता है, आपके इतने जो नोट्स होते हैं वो इवेंचुअली कम होकर आपके 10 पेज में आ जाते हैं। तो आप एग्ज़ाम के टाइम जो आपका 2 घंटे का समय रहता है, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने होते हैं, अगर आप आधा घंटा निकाल दे तो डेढ़ घंटे हो गए। तो आप आधे घंटे में वो 10-15 पेज आप रिवाइज कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए काम आएगा। मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपके माता पिता दोनों ही अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कभी ख्याल आया था कि मैं भी अध्यापक बनूंगी, ऐसा कुछ? नहीं, वो अध्यापक के उसमें जुड़े हुए थे, तो वो उनका पापा तो मेरे काफ़ी शांत से पढ़ाते हैं, लेकिन मम्मी बच्चों को काफ़ी मार मार के पढ़ाती है। तो मुझे तो था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। ये अलग ही वो था। हाँ, लेकिन एक तरीके से टीचिंग हो ही गई, क्योंकि मैं अपने जो मेरे फ्रेंड्स रहते थे लाइब्रेरी के फ्रेंड्स, तो मैं उनको कहीं ना कहीं पढ़ाती थी थोड़ा बहुत। वो भी मुझे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, तो हो जाता था ऐसे। कहीं ना कहीं टीचिंग से तो आदमी जुड़ ही जाता है। तो बस यही है, लाइफ इज़ आपको लाइफ भर में सीखना और सिखाना ही रहता है, तो वो हर कोई टीचर होता है। कोई ऐसा कोट या सुविचार जो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कहती हो, ऐसा कुछ? जी, एक कोट मैंने पढ़ा था, 2 कोट कहूँगी एक्चुअली। पहला तो ये कि यू गेट वॉट यू डिज़र्व, नॉट वॉट यू डिज़ायर। इसका मतलब ये है करके कि ज़रूरी नहीं है आपको वो चाहिए वो आपको मिल ही जाए, उसके लिए आपको अपने आप को पहले डिज़र्विंग बनाना पड़ता है। दूसरा ये जो मुझे अभी लगता है कि बहुत ही मेरे ऊपर सूट कर रहा था, और ये मुझे अभी मैं फील कर पा रही थी कि संघर्ष जितना लंबा हो, सफलता की खुशी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो मेरा संघर्ष काफ़ी लंबा रहा, 4 साल का, लेकिन खुशी भी उतनी ही हुई। मतलब अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, समय भी तो लगेगा, आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, तब आप जाके अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। तो अच्छा, एक चीज़ रह गई बात में कि जैसे जो एस्पिरेंट होते हैं वो ये करते हैं कि हमने सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया है 1 साल या 2 साल के लिए। ऐसा आपके साथ था कि आप पूरे तरीके से सोशल मीडिया से दूर थी? नहीं, मैं पूरी तरीके से सोशल मीडिया से दूर नहीं थी। मैं लिमिटेड यूज़ करती थी सोशल मीडिया का, क्योंकि अगर आप सही तरीके से भी सोशल मीडिया का यूज़ करें तो वो हेल्प करता है। आप सही पेजेस फॉलो करें और कहीं ना कहीं एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है। तो आपसे बातचीत करके 2 चीज़ें जो मुझे जान के ये लगा कि अगर जो चीज़ों को अगर आप सही उपयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कि जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे आपने AI का जिक्र किया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि AI से दूर रहो, कुछ लोगों को बताते हैं, तो लेकिन अगर आप कोई चीज़ों को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप बिल्कुल आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अभी जैसे हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, तो एक मैच्योर आपको माइंडसेट होना ज़रूरी है कि अगर आपके पास कुछ आ भी रहा है जिससे आपको लगता है करके कि ये आपको यूज़फुल नहीं है, तो आप उसे अपने खुद की तरीके से अवॉइड कर सकें। तो आपके पास ये आपको एक डिसीजन मेकिंग आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आपको क्या देखना है, कितने समय देखना है, कितने घंटे देखना है, तो वो एक बैलेंस होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं आज आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमारे ऑडियंस को भी शायद ये बातचीत देख करके कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो एस्पिरेंट अगर देख रहे होंगे तो उनको भी कुछ टिप्स मिले होंगे।
तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा अपना समय देने के लिए, और फिर से बधाई देता हूँ। और सुपर भिलाई और एसबी फिल्म्स एंड मीडिया की तरफ से आपको पूरी तरीके से आप जो नया कार्यभार लेंगी उनके लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और आपके माता पिता को भी इस चीज़ के लिए बधाई कि भिलाई को उन्होंने एक प्राउड मूवमेंट करने के लिए मौका दिया है। बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। आप फाइनल मैसेज कुछ देना चाहें ऑडियंस के लिए? फाइनल मैसेज मेरा यही रहेगा, क्योंकि मैं गर्ल एस्पिरेंट हूँ और कहीं ना कहीं ये गर्ल एस्पिरेंट के लिए जर्नी थोड़ी और मुश्किल हो जाती है, तो उनके पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, और आपकी बेटी अगर पढ़ना चाहती है तो उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपका उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। साथियों, आपने आज ये जो वीडियो देखा है, आज ये जो कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बातचीत के अंश कौन से आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगे, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यूज़ के लिए, सफलता की कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।